हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और लगातार हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं कि आज का ये जो बजट आने वाला है, होने वाला है, उसको लेके किसको कितनी उम्मीद है और सरकार से क्या उम्मीदें टैक्स पेयर्स कर सकते हैं। सभी खास मेहमानों का मैं एक बार फिर स्वागत करूंगी। हमारे साथ राय तपन भारती जी, वित्तीय पत्रकार, जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शिप्रा वालिया महाजन जी जुड़ गई हैं, सीए हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर अनित सिंह, कांग्रेस से प्रवक्ता, और डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, आप दोनों का भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आज वित्त से जुड़ी हुई सारी बातें हैं हमारी, तो राय तपन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन जी, सवाल यही है, सुबह से हम डिस्कस कर ही रहे हैं क्या उम्मीद हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, लेकिन बजट स्पीच जब हम सुनते हैं तो दो कुछ खास टर्म्स हैं जो कि यदि आपातकालीन स्थिति आया, इस डर के मारे भी मेडिकल इंश्योरेंस इजाफा नहीं हो पा रहा है। 100% जहाँ होना चाहिए उसकी जगह पर 10 से 12% के बीच में मेडिकल बीमा लोग करा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी आबादी जो असुरक्षित है, वो हेल्थ के मामले में सारे लोग सरकार के हेल्थ फ्री वाली सेवा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक लाइन और बताना चाहता हूँ। सरकार के सामने बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं, जैसे टीयर 2 और टीयर 3 शहर। टीयर 2 और 3 में जैसे रायपुर है, भिलाई है, या गाजियाबाद है, या मोदी नगर है, इन शहरों के डेवलपमेंट का भी सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है और वो पता है कि महानगरों का दबाव कम करना है, लेकिन इसकी फंडिंग का क्या इंतजाम है। पिछले बजट को पलट के पढ़िए तो 10,000 करोड़ का फंड, इतना बड़ा विशाल देश और 10,000 करोड़ का फंड का आपने इंतजाम किया, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो बड़े शहरों में जो आबादी का जो दबाव है, नीचे से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप ऊपरी स्तर पे तो कर ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो कर ही रहे हैं ये डेवलपमेंट। मैं लौटूंगी आपके पास। शिप्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अभी तपन जी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे शिप्रा जी, लेकिन उसके प्रीमियम को लेके क्या उसमें कोई चेंजेस होने चाहिए? आम इंसान के लिहाज से हम बात करें तो, आम जनता, आम आदमी की बात लिहाज से बात करें तो जी बिल्कुल, इसमें एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि अभी जो 18% का जीएसटी का रेट चल रहा है उसको 5% के दायरे में ले आएं, क्योंकि आम आदमी के लिए वो 18% का जो जीएसटी जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका इनपुट क्रेडिट भी नहीं ले सकता है और वो एक एक्सेस कॉस्ट बर्डन बढ़ गया है। और जैसे जैसे हमारे देश में अब हेल्थ के लिए बाहर के देशों की तरह सरकार के द्वारा इतने प्रावधान नहीं है कि हमारी हेल्थ सेक्टर इतना रोबस्ट है कि हर एक आदमी जाके उसका बेनिफिट ले सके, तो इस वक्त ये बाहर हर आदमी के ऊपर अपने लिए है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू मेंटेन अपना ही हेल्थ इंश्योरेंस लेके चले, अपनी फैमिली के लिए पूरा हेल्थ इंश्योरेंस लेके चले। तो जैसे ही आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अपने लिए लिया या अपनी फैमिली के लिए लिया, 18% प्रीमियम जुड़ते ही उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और वो कितने सारे लोग सिर्फ इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं कि वो उसकी कॉस्ट का प्रीमियम इतना हाई हो जाता है और उनको उसके फायदे नजर नहीं आते हैं अभी। तो ये आगे आगे देश के लिए बहुत जरूरी है कि इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी जीएसटी का दर अगर 5% कम कर 18 से 5% ले आए, फिर आगे आगे जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम देखते हैं, आप देखते हैं देश में बहुत तरीके की पॉलिसीज हैं, हर एक पॉलिसी एक कवर नहीं करती। अगर किसी चीज़ का प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये ओनली कवर्ड है, बाकी नहीं है। तो सरकार को एक ऐसी स्कीम्स या इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसा कुछ इंसेंटिव्स देना चाहिए कि वो ऐसी स्कीम्स ला सके कि हर बंदा जो प्रीमियम ले रहा है उसमें सारी बीमारियां कवर हो सके, नहीं तो मेजर बीमारियां तो कवर हो सके। हर एक बीमारी के लिए अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रीमियम वाले में ना जाना पड़े और उससे कंफ्यूजन ना पड़े। तीसरी बात, सरकार ने लास्ट ईयर में यूलिप जितने भी हैं वो सारे टैक्सेबल कर दिए। वो यूलिप्स भी अगर वो एग्जाम देते तो इंश्योरेंस सेक्टर को बेनिफिट मिलता, जो कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर को भी रोबस्ट एक्टिविटीज देता। ठीक है, अनित जी, लखपति दीदी का एक कॉन्सेप्ट लेके आई मोदी सरकार और इस बजट में भी उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ावा दिया जाएगा। क्या एक ये सकारात्मक कदम नहीं? देखिए, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हम किसी भी पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है उसके विरोध में नहीं है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम देशवासियों के खिलाफ या देश के खिलाफ हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहना चाहते हैं और कोई भी जो अच्छा कदम है वो हम उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन जब नीतियां
राज्यों के चुनाव को देखकर बनाई जाए तो सवाल उठने लाजिमी हो जाते हैं। देखिए, हमने बार बार कहा है कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट किस तरीके से काम करती है, उनके मोडस ऑपरेंडाई को आप समझिए, तो वो सिर्फ चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए वो बार बार नीतियां बनाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता। 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 4.7% हुआ करता था 2014 में, वो आज 10 साल की मोदी सरकार की कुनीतियों की वजह से बढ़कर 7.8% तक पहुंच चुका है। हम गवर्नमेंट के जो डेब्ट है, जो उनके कर्जे हैं, उसकी बात करूं तो 2014 में वो 56 लाख करोड़ हुआ करते थे, अब 175 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2014 में जो 44,000 रुपए था, वो आज बढ़कर 1,01,000 करोड़ एक व्यक्ति के ऊपर 1,01,000 रुपए तक पहुंच चुका है। रुपए का जो अवमूल्यन है उसमें 26% की गिरावट होकर जो 60 रुपए का $1 हुआ करता था, आज वो 83 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हमने शिक्षा की बात करी थी, मैं हेल्थ के पैरामीटर बताऊंगा तो 2.2% जो जीडीपी का खर्च होता था वो भी घटकर 1.98 तक पहुंच चुका है। ये कुछ ऐसे संजीदा सवाल हैं जिसकी गंभीरता से सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमने बहुत सारे जुमले सुन लिए हैं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से 100 शहरों की बसाने की बात करी थी। अभी जो हमारे मित्र बता रहे थे कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज पे ध्यान देने की बात है, ये बिल्कुल नाकाफी है। 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कही थी। आज एक भी हमारे मित्र पूरे हिंदुस्तान की मैप पर एक भी उंगली लगा के बता नहीं सकते कि कौन सा शहर इन्होंने बनाया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करती थी। पूरे हिंदुस्तान में एक भी खोजे से एक किसान नहीं मिलेगा जिसकी किसानी से आय दुगनी बढ़ गई हो। एमएसपी की गारंटी ये खुद देते हैं, जिसका ये पालन नहीं करते और किसान अभी फिर से 15 दिन के बाद दिल्ली का घेराव करने की सोच रहे हैं। 10 लाख सैंक्शन पोस्ट सरकारी महकमे में खाली पड़े हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आर्मी में और रेलवे में आप भर्तियां कब निकालेंगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ ठेके पे चल रही है। जो 19% ठेके के कर्मचारी थे, आज वो बढ़कर 29% हो चुके हैं। देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रंट पर कितना बड़ा ब्लंडर कर रही है मोदी सरकार। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 10 साल का इनका बोझ है उसको अब हल्का करने की जरूरत है और पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है अनिल जी, रोजगार की बात बार बार की जाती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तकनीक के बढ़ जाने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उससे भी कई नौकरियां कम हो गई हैं। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, आज 2 या 5 लोग कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज आपके लिए भी, सरकार के लिए भी, उससे फिर क्या उम्मीदें की जा सकती है अब रोजगार के क्षेत्र में, और ये चुनौती को पाट पाने के लिए हम बजट में क्या देख पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने गलत आंकड़े पेश किए हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि गलत आंकड़े। कल का इकोनॉमिक सर्वे देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम हुआ है 3.2%, और आप 10% की बात कर रहे हैं। आपको पढ़ के आना चाहिए था। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। लखपति दीदी की आपने बात की, 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। किसानों की आप बात करते हैं, हमारे पास विजन है पूरा। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता मिलती है। पहले कभी हुआ क्या? किसानों की जो फसलों की एमएसपी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और खरीदारी एमएसपी पे हो रही है। 2013 से 2024 के बीच में 5 गुना कृषि के बजट में बढ़ोतरी हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। वैश्विक वृद्धि के बावजूद 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी किसानों को खाद के रूप में मिली है। अब ये मैं नौजवानों की बात कर लूं, करीब 46 करोड़ से ज्यादा देश के युवाओं को, नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है, जिसके तरीके वो अपना रोजगार कर रहे हैं। शिक्षा की बात की, 7 नए IIT, 16 ट्रिपल IIT, 3 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय, ये किसने खोले? मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में खोले। 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पीएम कौशल योजना के तहत। ठीक है अनिल जी, लेकिन फिर उसमें बात आती है कि शिक्षक भर्ती कितनी हुई, कितने एडमिशंस हुए और कितने लोग वहां से फिर पास आउट होकर निकल सके। ठीक है अनिल जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो